जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे यह जो है करंट अफेयर का सेशन चलता है। तो ये आज जो है 28 जनवरी है और उसका जो है करंट अफेयर आप सभी लोगों के सामने देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को यहाँ जो थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, तो आप सभी लोग इस सेशन का लाभ लेना ना भूलें, क्योंकि इस सेशन में जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। समझे कि नहीं समझे? इस सेशन का जो है लाभ लेना नहीं भूले। और हम लोग बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नितिन नवीन जिन्हें जनवरी 2026 में भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, यह किस राज्य के पहले व्यक्ति है जिन्होंने यह पद संभाला है? तो इसका जो है ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। तो ये जो है नितिन नवीन कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। और ये बांकीपुर विधानसभा से, बांकीपुर विधानसभा से, विधानसभा से क्या है, विधायक हैं। कोई दिक्कत? ये बांकीपुर विधानसभा से विधायक हैं। और इन्होंने जेपी नड्डा के जगह या जेपी नड्डा के स्थान लिया है। समझ में आएगी ना? बिहार से बीजेपी का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है नितिन नवीन। कोई दिक्कत? चलिए आज के जो है थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार कई भावों से या कई तरीकों से इसको पूछा गया है। प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है कि इस बार जो 26 जनवरी 2026 को जो हमारे इस गणतंत्रता दिवस पे जो अतिथि रहे हुए कौन थे या किस देश के थे, यह प्रश्न जो है बार बार बना करके पूछता है। तो कम से कम 2025 और 2026 का जो है ये याद रखना क्या है आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। 2025 में जो गणतंत्र दिवस पर जो हमारे यहाँ अतिथि आए थे जिनका नाम था प्राबोब सुबियांतो। ये राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के। प्राबोबो सुबियांतो जो राष्ट्रपति कहाँ के थे, इंडोनेशिया के। कब आए थे? 2025 में। लेकिन ये बात यह है कि 2026 में अभी 2 दिन पहले ही देश का जो है हमारे देश में जो है अपने देश का गणतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, जो कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उसमें जो थे हमारे यहाँ अतिथि कौन थे? तो उर्सुला वन डे लेन एवं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों लोग जो है, एक ये देखिए उर्सुला वन डेर लेन, ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये जो है एंटोनियो कोस्टा, ये जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, उर्सुला वन डे लेन और एंटोनियो कोस्टा। और 2025 में जो आए थे प्रबाम्बो या प्राबोब, यहाँ न छोड़ दिया, प्रम्बाम्बो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। प्राबोबो भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के लिए किस जिला के जिला अधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किस जिला के रहने वाले हैं? देखिए यहाँ अंशुल कुमार, ये अंशुल कुमार डीएम है। क्या है? डीएम है। जो 18वीं विधानसभा चुनाव जो हमारे बिहार में हुआ है, उसमें इन्होंने चुनाव प्रबंधन का एक और तकनीकी नवाचार के लिए इन्हें क्या किया गया, सम्मान से सम्मानित किया गया। वो उस सम्मान का नाम है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड। और साथ ही साथ इनको इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया था, इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था, जिनका नाम क्या था, अंशुल कुमार। वे जो है पूर्णिया जिला के डीएम है, अभी कार्यरत का है पूर्णिया जिला में। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन एवं तकनीकी नवाचारों के लिए पूर्णिया के जिला अधिकारी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मतलब जिला के प्रत्येक एक जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी वहाँ के डीएम होते हैं, जिनका नाम था अंशुल कुमार। तब पूर्णिया के जो जिला अधिकारी थे, जिनका अंशुल कुमार नाम था, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड के लिए क्या किया गया, चुना गया। और इनको जो है यह अवार्ड कब प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को यह क्या किया गया, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है। और ये कहाँ दिया गया था, तो नई दिल्ली में दिया गया। तो याद रखिएगा कि यहीं से प्रश्न बना देगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। इस बार मतदाता दिवस पर बिहार के किस जिला के या किस डीएम को, या पूर्णिया के जो डीएम है उनको जो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड। तो यह बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किन्हें दिया गया, अंशुल कुमार को, जो पूर्णिया जिला के क्या हैं, जिलाधिकारी हैं। बिहार में कौवा विधानसभा का चुनाव हुआ था, 18वां विधानसभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ, जो 2 चरणों में हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ। और इसमें जो है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। और इसमें भाजपा का जो है सबसे अधिक सीट प्राप्त हुआ, जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 मतलब 89 सीट जीता। समझ में आया कि नहीं आया? और इतना ही बात ध्यान में रखिएगा तो आपका काम बन सकता है, इससे ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। अब यहाँ देखिए, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुका है, क्यों और फिर से यह जो है प्रश्न एक बार बन करके उभर रहा है, क्योंकि यह जो है खेल जो है चैंपियनशिप समाप्त हो चुका है। 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप्स अंडर 15 में बालक बालिका दोनों वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बालक और बालिका दोनों वर्ग का जो है किताब या खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? बिहार और बिहार, मतलब बिहार के बालक भी इस टीम में खिताब जीते हैं और बालिका भी। और यह दर्शाता है कि बिहार की महिलाएं या बिहार की जो बच्ची हैं या बालिका लोग हैं, वे लोग खेल के प्रति जो है रुचि अपना बढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? और इसमें राज्य सरकार का भी बहुत मतलब योगदान है। और ऐसे ही बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यों को करे, ताकि हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं वो अपने एक जिम्मेवारी के रूप में अपने पूरे जिंदगी को निभा सके। समझ में आया कि नहीं? और आगे की ओर बढ़ सके। और ये 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप्स अंडर 15 जो है, यह हुआ कहाँ है? तो यह उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है कालिंगा स्टेडियम। कहाँ हुआ है? कालिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। और दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता है? बिहार ने जीता है, बता दिया। और देखिए, बालक वर्ग में फाइनल मुकाबले में बिहार बालक रग्बी टीम ने मेजबान उड़ीसा को पराजित कर राष्ट्रीय खिताब पर कब्जा किया है। और रग्बी टीम के तहत बिहार के जो है बालक का टीम, जो बिहार में जो लड़का का टीम था, वह रग्बी मैच में उड़ीसा के टीम को हरा करके यह खिताब क्या किया? जीता। पहला बात। दूसरा बात है कि बिहार की बालिका रग्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में किसे? महाराष्ट्र को 34-7 से पराजित करके कैसा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा कि बालक रग्बी टीम ने उड़ीसा को हरा करके जीता और बालिका महाराष्ट्र को 34-7 से हरा करके जीता। और यह रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप, यह रग्बी खेल का ही एक क्या है? संस्करण है, जिसमें प्रति टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि रग्बी चैंपियनशिप में या रग्बी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सामान्य रग्बी में कितने होते हैं? यह तो है रग्बी सेवेंस, जेकरा में 7 गो होते हैं। रग्बी सेवेंस में 7 गो। और सामान्य रग्बी खेल में कितने होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। सामान्य रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और रग्बी सेवेंस में कितने थे? तो 7 खिलाड़ी थे एक टीम में। बिहार सरकार ने खेल विभाग का गठन जो है 9 जनवरी 2024 को किया था।
और पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय थे, जबकि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह हैं। अभी वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? श्रेयसी सिंह। और बिहार बिहार सरकार ने खेल विभाग का गठन जो है 9 जनवरी 2024 में किया है। यह खैर पहले ही हो जाना चाहिए था। यहाँ देख लीजिए, रग्बी खेल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अनेकों एग्जामों में, जिसे आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक कि रग्बी खेल कितने खिलाड़ियों के टीमों के बीच खेला जाता है? तो 15, क्योंकि वो रग्बी सेवेंस था। और जहाँ रग्बी सेवेंस लगेगा इसका मतलब 7 खिलाड़ी टीमों के बीच खेला जाता है। तो 15 खिलाड़ी की 2 टीम होते हैं, एक टीम में 15, एक टीम में 15। कोई दिक्कत? दूसरा यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि रग्बी खेल की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो यह इंग्लैंड से। तो रग्बी खेल का शुरुआत कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये यूपीएससी एनडीए 2013 में प्रश्न पूछे हुए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि रग्बी यूनियन और रग्बी लीग में प्रमुख अंतर किस बात का है? तो खिलाड़ियों की संख्या और स्कोरिंग सिस्टम का क्या है अंतर है? मतलब रग्बी यूनियन में और रग्बी लीग में खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग होती है और स्कोरिंग सिस्टम भी अलग अलग। वेब एलिस कप, यहाँ देखिए वेब एलिस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह रग्बी से है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है कि वेब एलिस कप किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि रग्बी बॉल का आकार कैसा होता है? तो दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? रग्बी बॉल का आकार दीर्घ वृत्ताकार होता है। और यह भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा हुआ। ओलंपिक खेलों में रग्बी को कब पुनः शामिल किया गया? वर्ष 2016 में रग्बी सेवेंस के रूप में फिर से क्या किया गया? शामिल किया गया। तो ओलंपिक में रग्बी को कब शामिल किया गया है? 2016 में। इस खेल का जनक किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15। और रग्बी सेवेंस में कितने होते हैं? तो 7। लेकिन ओलंपिक में जो है रग्बी सेवेंस को शामिल किया गया जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान दे करके देख लीजिए क्योंकि यह खेल जो है बिहार में ही खेला गया था। बिहार की मेजबानी में राजगीर में, कहाँ पे? राजगीर स्टेडियम में एशिया रग्बी सेवेंस अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय टीम में बिहार के 6 खिलाड़ी मतलब पुरुष और महिला दोनों वर्गों से शामिल हुए। पहला तो बात यह है कि एशिया रग्बी सेवेंस अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ खेला गया था? तो बिहार में। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय टीम में बिहार से कितने खिलाड़ी थे? तो 6, महिला और पुरुष दोनों मिला करके। और महिला वर्ग से जो है पटना की आरती थी, और मुजफ्फरपुर की गुड़िया कुमारी, सुपौल की अंशु कुमारी, और नालंदा की अल्पना कुमारी। और पुरुष वर्ग में थे पटना के सागर और गोल्डन कुमार। इस प्रतियोगिता का शुभंकर क्या था? अशोक, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सम्राट अशोक से। और यहाँ जो है सम्राट अशोक के जो तरह जो है एक बलशाली और यहाँ पे चतुर खरगोश की तरह चतुराई को दर्शाते हुए इससे क्या किया गया है? बनाया गया इस शुभंकर को, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत? वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो ये है श्रेयसी सिंह। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस बार जो मंत्रालय बांटा गया उसमें श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय सौंपा गया है और उन्हें खेल मंत्री बनाया गया। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान में जो है खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, बिहार के राजगीर में ये जो है पहली बार 8 से 10 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। तो 2025 में आयोजित किया गया था जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं। कोई दिक्कत? और इसमें यह देखना है कि इस टूर्नामेंट में महिला पुरुष वर्ग टीमों ने भाग लिया था। और इस टूर्नामेंट में कितने देश भाग लिए थे? कुल 9 देश। और 9 देश से कुल कितने टीम? 16 टीम। तो इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2025 का है तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं से भी जोड़ करके पूछ लेता है क्वेश्चन। तो पुरुष वर्ग में
देखिए पुरुष वर्ग में यदि देखें तो स्वर्ण पदक कौन सा देश जीता था, तो हांगकांग। रजत पदक श्रीलंका। और कांस्य पदक तो मलेशिया। तो पुरुष वर्ग में हांगकांग, श्रीलंका, मलेशिया। हांग कांग। उसके बाद श्रीलंका, मलेशिया। यदि महिला में देखें तो स्वर्ण पदक चाइना जीता था। रजत पदक हांगकांग। और कांस्य पदक भारत जीता था उज्बेकिस्तान को 12-5 से हरा करके। 12-5 से हरा करके भारत जो है उस समय जीत हासिल किया था महिला वर्ग में कांस्य पदक। समझ में आया कि नहीं? आप पुरुष वर्ग में मलेशिया कांस्य पदक जीता था। रजत पदक महिला वर्ग में कौन? हांगकांग। ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हालिया खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हरा करके पहली बार खिताब अपने नाम किया है? देखिए ये विजय हजारे जो है एक क्रिकेट के जाने माने एक खिलाड़ी हैं, थे। समझ में आया कि नहीं? उन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम दिया गया है, जिसमें अपने भारत के आंतरिक जो है क्रिकेट टीम जो है मिल करके इस ट्रॉफी को खेलती है, जिसमें विदर्भ भी एक क्या है, टीम है। इसने किसे हरा करके और विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है? तो सौराष्ट्र को हरा करके। याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 फाइनल में किसने जीत दर्ज किया है? तो विदर्भ ने किया है। किसने किया है? विदर्भ ने। लेकिन किसे हरा करके? ये तो विजेता टीम ना हो गया, कौन सा टीम हो गया? विजेता टीम। लेकिन उप विजेता कौन था? उप विजेता, तो उप विजेता कौन है? उप विजेता है सौराष्ट्र। कौन है? सौराष्ट्र है। उप विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपका काम बन सकता है। यहाँ देखिए वही बात दिए हुए है कि विदर्भ ने बेंगलुरु में, अच्छा यह मैच हुआ कहाँ था? तो बेंगलुरु में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु में खेले गए, जो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और विदर्भ जो है सौराष्ट्र को 38 रनों से हरा करके क्या किया? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 सॉरी 25-26 किताब को क्या किया? जीता। देखिए विजेता यहाँ पे विदर्भ, अब पहली बार विदर्भ इस विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। उप विजेता सौराष्ट्र रहा है। और फाइनल स्कोर जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि 50 ओवर में जो है 317 रन 8 विकेट पर। और इस सौराष्ट्र ने 279 रन 48.5 ओवर पर जीता था, मतलब 48.5 ओवर पर। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया फाइनल में? तो अथर्व तायडे, जो विदर्भ के रहने वाले हैं। तो प्लेयर ऑफ विदर्भ टीम के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अथर्व तायडे। तायडे नाम क्या है? अथर्व तायडे। जो किस टीम के हैं? विदर्भ के हैं। 128 रन उन्होंने बनाया। और फाइनल स्थान बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में। ये मतलब सम्मानित किया गया इन लोगों को। अच्छा विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय क्या है? 50 ओवर का एक ही दिन होता है। जो 50 ओवर का यह मैच होता है और यह एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। और इसकी शुरुआत जो है 2002-3 में हुआ था। तो विजय हजारे ट्रॉफी का शुरुआत 2002-3 में हुआ था। और इसका नाम महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम के सम्मान में रखा गया है। और इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम जो है तमिलनाडु और कौन है? कर्नाटक है, जिसने 5-5 बार इस ट्रॉफी को क्या किया है? जीता है। लेकिन याद रखिएगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक 5-5 बार जीता है, लेकिन इस बार जो है फाइनल में जीत दर्ज करने वाला कौन है? तो विदर्भ है, वो पहली बार जीता है। हरा करके किसे जीता है? तो सौराष्ट्र को। कोई दिक्कत? 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा।
इतना तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत यादगार था। बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लगभग 574 रन बना करके टूर्नामेंट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। खैर बिहार उस समय जीता नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड बनाया था अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, कितना, 574 रन बना करके। और ये जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मानकों के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित वाम नवास कांकर किस राज्य के किस जिले में स्थित है? यहाँ देख लिए, इस पंचायत का नाम है बाम नवास कांकर। तो ये जो है राजस्थान के बांसकांठा, और यहाँ है राजस्थान के कोटपुतली बहरो जिला में है। ये राजस्थान का एक जिला है, मतलब पंचायत है, जहाँ पे पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। वहाँ पे सामूहिक रूप से लोगों ने समूह बना करके यह तय किया, हम किसी भी उर्वरक का उपयोग नहीं करके और यहाँ पे खेती करेंगे। और पूर्णतः ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला यहाँ क्या बन गया है, ये क्षेत्र पंचायत बन गया है। यहाँ देख लीजिएगा, बाम नवास कांकर राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ जिले की एक क्या है, पंचायत है। तो पंचायत का नाम क्या है, बाम नवास कांकर, जिसे हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मानक के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है। यह एक संस्था है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और इसने यह इसको प्रमाणित किया कि यह जो है बाम नवाम कांकर, ये जो पंचायत है राजस्थान के कोट कोटपुतली अ, कोटपुतली बहरोड़ जिले का, कहाँ का, कोटपुतली बहरोड़ जिले का है। इसके साथ ही राजस्थान वो उत्तर पश्चिम भारत के पहले पूर्णतः जैविक प्रमाणित क्या हो गया है, ये पंचायत हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। दरअसल यहाँ किसानों ने सिंथेटिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग ना करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, इसी सामूहिक प्रयास के कारण ये जो 100% ऑर्गेनिक कृषि मॉडल के रूप में क्या हुआ है, उभरी है। हम बताएं ना कि वहाँ के लोग जो है सामूहिक रूप से यह निर्णय किया, यहाँ पे हम सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, और हम लोग इन सभियों से मुक्त होकर के और यहाँ पे कृषि करेंगे। और ये 100% ऑर्गेनिक कृषि को क्या किया है, मॉडल के रूप में प्राप्त किया है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम जिला है। ये सब तो स्थान आप लोग जानते ही होंगे। ये जानना प्रमुख है कि यह देश में सौर ऊर्जा उत्पादन व क्षमता में लगातार किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का कौन सा राज्य है सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, तो और उसका क्षमता अधिक है, तो कौन सा राज्य है, राजस्थान। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा ये वाला, कि भादला सोलर पार्क, ये भादला सोलर पार्क है जो जोधपुर राजस्थान में है, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से, सबसे बड़े सोलर पार्कों में क्या है, ये शामिल है। इसका नाम क्या है, भादरा सोलर पार्क, जोधपुर राजस्थान में। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भादरा सोलर पार्क कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में। तो इस बात पे आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। अब आज ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की सबसे प्राचीन ये जो पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला हाल ही में किस कारण से समाचारों में रही है? इसका प्रमुख कारण है कि देखिए, ये है अरावली। अरावली की परिभाषा एवं संरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि जो 1000
मीटर से कम ऊंचाई की जो भी पर्वत है उसको अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसका कटाई किया जा सकता है। इसी कारण ये क्या है, न्यूज में है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह लगभग 250 करोड़ वो साल पुरानी मानी जाती है, जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये लगभग भारत की 250 साल पुरानी, 250 करोड़ पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था तब का। समझे कि नहीं समझे? और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी बलित या मुर्दार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जो किस किस राज्यों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो भारत का या पूरे विश्व का या दुनिया का सबसे मुर्दार पुराना मुर्दार पर्वत कौन सा है? अरावली है। और ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत के गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट में अरावली के कानूनी परिभाषा को लेकर के मामला सामने आया और एक आदेश में कहा गया कि सॉरी हम 1000 बोले हैं, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र को ही अरावली माना जाए, जिससे बड़ा भूभाग पर संरक्षण से बाहर होने का आशंका पैदा है हुई। यह माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो 100 मीटर से ऊंचा है वही अरावली का भाग माना जाएगा, 100 मीटर से जो नीचे है उसे अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे पर्यावरणविदों के द्वारा यह मतलब सुझाव दिया गया कि इसके कटाई करने से जो है वहाँ के राजस्थान या दिल्ली उल्ली का जो है पर्यावरण जो है खराब हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? जिस कारण इस पे अभी तत्काल जो है अस्थायी मतलब रोक लगा दिया गया है। पर्यावरणविदों ने चिंता जताई कि इससे खनन निर्माण गतिविधि और पर्यावरणीय क्षति बढ़ सकती है और खासकर दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान क्षेत्र को क्या है अधिक से अधिक क्या हो सकता है, क्षति हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे राजस्थान में ये पर्वत श्रृंखला ये मतलब छाया हुआ है, समझ में है कि नहीं? अब यहाँ से जो है इसको हटा दिया जाए तो जितना भी बालुई क्षेत्र है ये उड़ उड़ करके कहाँ चलाएगा? इसी क्षेत्र में आ जाएगा। आने के बाद जो है बालू जो है अधिक से अधिक गर्मी को सोखने का काम करता है, समझ में आया? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे उड़ उड़ करके जाएगा वहाँ पे गर्मी उर्मी बढ़ जाएगा और अधिक ज़्यादा परेशानी होगा। अभी दिल्ली का क्या हालात है आप लोग जान ही रहे होंगे, पर मतलब प्रदूषण के मामले में। अब ये एक और यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि ये जो है पेलियोजोइक मतलब ये पर्वत श्रृंखला किस काल का है? तो ये पेलियोजोइक काल का है। किस काल का है? पेलियोजोइक काल का है। किस काल का है? यह पेलियोजोइक काल का है। तो ये याद रखना चाहिए कि पेलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन युग का है। तो यह प्री कैम्ब्रियन युग का है या अपरदन के कारण मतलब अपरदन के कारण घिस घिस करके ये क्या हो गया है, छोटा हो गया है, या घिस घिस करके इसका ढलान कम हो गया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखिएगा कि पेलियोजोइक काल का है और ये या प्री कैम्ब्रियन काल का है। इतना बात यदि आप लोगों को ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्यूनिसियाई फिल्म निर्माता ज़ौबेर जलासी ने अपनी किस फिल्म के लिए हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है, जिसके साथ ही उसे 10 लाख डॉलर का पुरस्कार भी दिया गया है? तो यह देखिए ये ट्यूनिसियाई फिल्म का जो है निर्माता है जिसका नाम है जौबेर जलासी, और इन्होंने एक फिल्म बनाया था जिसका नाम था लिली। समझ में आया कि नहीं? और वह फिल्म जो है एआई फिल्म में उसको जो है पुरस्कार दिया गया है और उस पुरस्कार के तहत उन्हें 10 लाख डॉलर दिया गया है। यह मूवी कौन सा है? लिली। कौन सा है मूवी? लिली है, लिली। समझ में आया कि नहीं? तो इस मूवी का नाम क्या है? लिली। और ये ट्यूनिसियाई फिल्म है जौबेर जलासी के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे देखिए
यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 की शुरुआत मार्च 2026 को फिल इन द ब्लैंक्स में होने वाले रायसीना डायलॉग के साथ किया जाएगा। और क्वेश्चन यह है कि रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 की शुरुआत मार्च 2026 में कहाँ, तो किस स्थान पे, तो यह जो है नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के साथ किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ये बात याद रखिएगा, कब, 2026 में। तो 2026 में कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। और उसी के साथ जो है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का भी आयोजन किया जाएगा। यही है प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 भारत की उभरती हुई साइंस डिप्लोमेसी रणनीति का महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, तकनीकी और कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी को एक साझा मंच पर लाना है। मतलब इसका अपना मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो विज्ञान, तकनीक और कूटनीति को तीनों को एक करके एक मंच पर लाने का काम करेगा, ताकि वैश्विक समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नीति निर्माण से जोड़ा जा सके। और यह पहल जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, एआई, अंतरिक्ष और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो है स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, एआई के क्षेत्र में और अंतरिक्ष और उभरती जो तकनीक, अभी नया नया तकनीक आ रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग प्रदान कर सके। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए इसका आयोजन जो है 5 से 7 मार्च 2026 को कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है, रायसीना डायलॉग के साथ। यही बात आपको महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखने लायक है। कोई दिक्कत, आयोजन कब किया जाएगा, 5 से 7 मार्च 2026 को, कहाँ, नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग के साथ, जिसका नाम है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डीबी वेंकटेशन वर्मा को 2026-27 के कार्यकाल के लिए किस पद पर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी पद पर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश, या निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरस्त्रीकरण के मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो भारत के एक राजनयिक हैं, जिनको हम लोग राजदूत बोलते हैं, पहले रह चुके हैं, डीबी वेंकटेशन वर्मा। कोई दिक्कत है, 2026-27 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है डीबी वेंकटेशन वर्मा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डीबी वेंकटेशन वर्मा को हाल ही में 2026-27 के कार्यकाल के लिए निरस्त्रीकरण मामला सलाहकार बोर्ड का क्या नियुक्त किया है, अध्यक्ष। यह पहली बार 1978 में स्थापित इस बोर्ड की अध्यक्षता किसी भारतीय को सौंपी गई है। और इस बोर्ड का स्थापना कब किया गया था, निरस्त्रीकरण मामलों में सलाहकार बोर्ड की जो है स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1978 में। कोई दिक्कत, डीबी वेंकटेशन वर्मा हैदराबाद भारत के रहने वाले हैं, और वे एक पूर्व राजदूत हैं। भारत के प्रमुख निरस्त्रीकरण विशेषज्ञ माने जाते हैं, और ये भारत के निरस्त्रीकरण में विशेषज्ञ माने जाते हैं। अच्छा, निरस्त्रीकरण क्या है, या डिजार्मामेंट क्या है। निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार या सैन्य शक्तियों का क्या करना, कम करना, और विश्व में शांति को क्या करना, स्थापित करना। निरस्त्रीकरण मतलब शस्त्र को कम करना, क्या करना, कम करना। कोई दिक्कत, और विश्व में जो है शांति को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, निरस्त्रीकरण। और यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि इसका स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और हाँ, इतना ही बात ध्यान में रखिएगा। ये भी हम बता चुके हैं, हमने ये भी बता चुका है कि स्वाति शांता कुमार, जो अभी स्वाति शांता कुमार है, जो कि अभी दक्षिणी सूडान में कार्यरत हैं, इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये भी बताए थे। और ये देखिए यहाँ स्थापना तो बताए कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं इसके? 193। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह भी बात ध्यान में रखिएगा। यूएनओ के बारे में ये 3 प्रश्न हमेशा पूछता है कि आखिर यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा। हाँ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और अभी वर्तमान में जो है सॉरी, इसका सदस्य देश कितना है, तो 193। और मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, भारतीय तटरक्षक, श्रीलंका तटरक्षक और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है त्रिस्तरीय तटरक्षक अभ्यास, जिसका नाम है दोस्ती, का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ध्यान से एक बार देखिए, यहाँ कितना देश है। पहले तो एक भारतीय तटरक्षक बल है, दूसरा श्रीलंका तटरक्षक बल और तीसरा मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। इन तीनों को मिलाकर के यह त्रिस्तरीय इस सेनाओं का अभ्यास किया जाता है। उसी अभ्यास का नाम रखा गया है दोस्ती। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्ती क्या है? ये 3 देशों के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, जो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है, और उसमें तटरक्षक बल भाग लेते हैं। तो इस बार जो है मालदीव के राजधानी माले में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? मालदीव की राजधानी माले में इसे क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी यही दिए हुए हैं। यहाँ देखिए कि तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी भारत और मालदीव के बीच। ये पहले दो पक्षीय ही था, मतलब द्विपक्षीय अभ्यास था। लेकिन 2012 में श्रीलंका जब इसमें जुटा, तो इस श्रीलंका के जुटने से कै पक्षीय हो गया? त्रिपक्षीय हो गया। तो इसे 1991 में इसे दोस्ती जो द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में गठित किया गया था भारत और मालदीव के बीच में। लेकिन श्रीलंका 2012 में जुटा तो यह क्या बन गया? त्रिपक्षीय। और इसे माले मालदीव में क्या किया जा रहा है? आयोजित, जो 17वां त्रिपक्षीय आयोजन है। और इसका आयोजन 2 चरणों में होगा। समझ में आया कि नहीं? इतना ही बस ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे थोड़ा सा तथ्य दिए हुए हैं कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था, तो 1977 में। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका जो है आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। वयम रक्षाम, हम रक्षाम, वयम रक्षाम, यहाँ दिखाई दे रहा होगा भारतीय तटरक्षक बल। वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। स्थापना 1977 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। समझ में आया कि नहीं? इतना बात यदि देखिए, क्लास में यदि डेली क्लास कर रहे हैं तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, प्रश्न यहाँ पे है 10 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को क्या करें? चुने। तो कथन नंबर पहला है कि भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित किया। तो ये सत्य बात है कि भारतीय सेना ने अपना एक क्वांटम लैब बनाया है, जो कहाँ, किस राज्य में बनाया है? मध्य प्रदेश में बनाया है। और दूसरा बात यह, दूसरा कथन यह है कि लैब का मुख्य उद्देश्य क्वांटम तकनीक और क्वांटम संचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। यह भी सही है कि जो क्वांटम, देखिए क्वांटम एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो किसी कण के इतना छोटा टुकड़ा होता है कि उसका फिर अब टुकड़ा नहीं किया जाता। उसका उपयोग करके उसी क्वांटम का उपयोग करके तकनीक में उपयोग किया जाता है और संचार में उपयोग किया जाता है। और इसका जो है एक लैब खोला गया है सेना, भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो इसका जो है दोनों कथन सत्य होगा। इसका कौन सा कथन सत्य होगा? दोनों कथन सत्य है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
अभी जो है इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला कथन है कि भारत में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में खोली गई है। तो इस सत्य बात है कि जो अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी खोला गया है, जो कहाँ खोला गया है, उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोला गया है, उत्तर प्रदेश में। तो ये सही है। देखिए, ब्रेल लिपि को लुई ब्रेल ने विकसित किया था और यह दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने लिखने का क्या है, माध्यम है। तो सही बात है। ब्रेल लिपि को विकसित करने वाले कौन थे, लुई ब्रेल। कौन थे, लुई ब्रेल। ये भी सही है। अब देखिए, विश्व ब्रेल दिवस जो है हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये भी सही है। और देखिए, ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर को पहचानने के लिए 6 डॉट, मतलब 6 को डॉट दिया रहता है, उसी से पहचाना जाता है। पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो यह सत्य है। इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा, डी। इनमें से सभी, मतलब कथन, सभी कथन क्या है, सत्य है। तो याद रखिएगा कि ब्रेल लाइब्रेरी जो है उत्तर प्रदेश में, ये ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। समझ में आया। 6 डॉट का उपयोग किया जाता है, 6 डॉट सिस्टम का उपयोग किया जाता है ब्रेल लिपि में। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में सार्वजनिक सेवा, मतलब पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया वाहिनी डिवीजन के साथ समझौता किया। जैसे कि जो सोशल सर्विस है या पब्लिक सर्विस हम लोग जिसको बोल सकते हैं, सॉरी, सार्वजनिक सेवा, उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब सभी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो है उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जो है उत्तर प्रदेश डिजिटल, मतलब डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ताकि उनका सेवा और क्या हो सके, बेहतर हो सके। उनका सेवा और क्या हो सके, बेहतर हो सके। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पे है। तो ये कौन से स्थान पे हमने पीछे पढ़ा चुका है, और अभी जो है एक दिन लेट चल रहा है सेशन, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य आप लोग क्या करें, लिखें। समझ में आएगी ना। और क्लास पूरा ही पूरा का पूरा क्लास करें और अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। देखिए, रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन होता है। इसलिए याद रखिएगा कि सिलेक्शन आपको लेना है तो आप लोगों को रिवीजन करना अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। समझ में आएगा कि नहीं, जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी है सफलता को प्राप्त करना। समझे कि नहीं समझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।